अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है उनका एक ओवरव्यू लिया था। आज हम हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है जिसको हमने आज डिस्कस करना है वो हमारे पास है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको हम देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये हमारे पास क्या होती है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम आईआर रेडिएशंस मीन इंफ्रा रेड रेडिएशन का अपने गिवन कंपाउंड के साथ जो है वो इंट्रैक्शन चेक करते हैं। हम आईआर रेडिएशन यूज़ करते हैं, इंफ्रा रेड रेडिएशन यूज़ करते हैं और उसको अपने गिवन सैंपल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाते हैं। तो इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डील विद द इंटरेक्शन ऑफ आईआर रेडिएशन मीन इंफ्रा रेड रेडिएशन विद ऑर्गेनिक मालिक्यूल। कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आईआर रेडिएशन का ऑर्गेनिक मालिक्यूल के साथ इंटरेक्शन जो है वो डील करते हैं। इसका अगर आप बेसिक जो है ना वो यूज़ देखें या बेसिक एप्लीकेशन देखें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है और उसकी नेचर क्या है। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि क्या वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH है या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हैं या ईथर्स हैं या एल्डिहाइड्स हैं, जैसे हमारे पास स्पेसिफिक टाइप है कार्बोनिल की, या कीटोन्स हैं। इस तरह हमारे पास हैलाइड्स होते हैं और अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो इस तरह डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की ये प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उनकी हमें नेचर जो है वो कंफर्म करता है। तो ये इसकी जो है ना वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो जाएगी। ये किस तरह से फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करता है, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक आईआर रेडिएशन जो है वो ऑब्जर्व करता है। अगर हम आईआर रेडिएशन की रेंज देखें तो इसकी रेंज हमारे पास 4000 से 625 पर सेंटीमीटर है। ये इसका वेव नंबर है। 4000 से 625 वेव नंबर की रेंज में ये आईआर लाइट जो है या आईआर रेडिएशन जो है ये इनकी रेंज है। और अगर आप इसका वेवलेंथ देखें तो ये 2.5 से 16 माइक्रोमीटर जो है ये इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये पूरा हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये पूरा उसका स्पेक्ट्रम लिया हुआ है। उसमें से सिर्फ हमने आईआर रेडिएशन मीन इंफ्रा रेड जो रीजन है उसको लेना है, उसका अपने गिवन सैंपल के साथ जो है वो इंटरेक्शन करवाना है। तो ये आईआर का पूरा जो है हमारे पास रीजन है, ये इसकी पूरी जो है वो रेंज है। तो हम पूरा का पूरा आईआर रीजन जो है या इंफ्रा रेड रीजन जो है या इंफ्रा रेड रेडिएशन जो है उसको अपने गिवन कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। लेकिन इस पूरे रीजन में से वो सारी लाइट को नहीं ऑब्जर्व करेगा, वो एक स्पेसिफिक पार्ट को ऑब्जर्व करेगा। सपोज करें कि उसने जो है ना वो यहाँ से 32 वाला रीजन जो है वो ऑब्जर्व कर लिया है, 200 वाला रीजन जो है वो हमारे कंपाउंड ने ऑब्जर्व किया है। तो इसके रिजल्ट में हमें कंफर्म होगा, हमारे पास एक स्पेसिफिक डाटा जो है वो मौजूद है, एक रेफरेंस टेबल मौजूद है और उसको उससे कंपेयर करने के बाद हम बताएंगे कि 32 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो हम वहाँ से अगर देखें कि 32 और 300 की रीजन में मोस्टली जो है वो अल्कोहल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि इस कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्कोहल है। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप जो है उनको डिटेक्ट करते हैं। और ये किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं कि हर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक स्पेसिफिक आईआर लाइट ऑब्जर्व करता है, एक स्पेसिफिक पार्ट सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। और आईआर की रेंज जो है वो क्या है, वो 4000 से 625 की है। वेव नंबर है ये इसका, और ये इस तरह इसका जो है वो वेवलेंथ दी हुई है 2.5 से 16 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ दी हुई है। तो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विद द इंटरेक्शन ऑफ आईआर रेडिएशन विद द मॉलिक्यूल। और इसके रिजल्ट में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड की किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं उनको हम डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने इसकी रेंज देखी कि आईआर की रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। और ये जो है ना इस तरह स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर जो है वो हेल्प करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने देखनी है वो इसका प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो है ना वो पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल जो है उनके दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। हमें पता है कि एक हमारा मालिक्यूल होता है जैसे हाइड्रोजन है, H2 मालिक्यूल है, और यहाँ पे अगर आप बॉन्ड देखें तो दो सेम हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, दोनों हाइड्रोजन है तो मीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 ही है, सेम है। अब यहाँ पे इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इन्होंने जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ये दोनों उन इलेक्ट्रॉन को इक्वल पावर के साथ अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। जितना ये हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही दूसरा हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके रिजल्ट में ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, दो
एटम के दरमियान इक्वली शेयर्ड है तो दोनों एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये इस तरह के मालिक्यूल जो है इनको आप नॉन पोलर कहते हैं। ये हमारे नॉन पोलर मालिक्यूल हो गए जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड होता है बिटवीन द टू सेम एटम। अब अगर एक और एग्जांपल ले जिसमें हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही 2.1 है और क्लोरीन जो है इसकी ऑलमोस्ट जो है वो 3.2 समथिंग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन इनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि क्लोरीन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके रिजल्ट में इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा और चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव का। हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा बिकॉज दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब दो एटम थे और दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहे थे। इस तरह का जो मालिक्यूल है उसको हम पोलर कहते हैं। जी हमारे मालिक्यूल जो हैं ये पोलर होते हैं और उनके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। एक आपका एटम जो है वो पार्शली नेगेटिव बन जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, और एक एटम जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कम पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो इस तरह के जो मालिक्यूल हैं उनको हम पोलर मालिक्यूल कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म जो हमने देखनी है वो है डाईपोल मूवमेंट। तो नॉन पोलर जो मालिक्यूल है उनकी डाईपोल मूवमेंट ज़ीरो होती है। बेसिकली डाईपोल मूवमेंट एक ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो कि किसी मालिक्यूल के अंदर पोलैरिटी फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। तो नॉन पोलर तो उसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं, तो नॉन पोलर की डाईपोल मूवमेंट ज़ीरो ही होगी। तो जो पोलर मालिक्यूल हैं उनकी पोलैरिटी को फाइंड करने के लिए हम जो टेक्निक या जो टर्म यूज़ करते हैं वो हमारे पास डाईपोल मूवमेंट है। तो हम अगर यहाँ पे देखें कि डाईपोल मूवमेंट जो है वो क्या होती है, ये दोबारा से हम HCl की अगर एग्जांपल लें तो हमने देखा क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन की कम है इसके ऊपर पार्शियल क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जो डाईपोल हमारा मूवमेंट होता है बेसिकली डाईपोल मूवमेंट जो है इन जो चार्जेज़ हैं कि क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, इसकी और इन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान का कितना जो है वो डिस्टेंस है, इसकी प्रोडक्ट होता है। तो डिस्टेंस और चार्ज का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास डाईपोल मूवमेंट आ जाता है। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई यहाँ पे चार्ज ही क्रिएट नहीं हुआ था तो उनकी जो डाईपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो होती है। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो उनके चार्ज और डिस्टेंस का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास डाईपोल मूवमेंट होता है। तो अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है कि आप हमने पहले देखा कि ये फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपका कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसमें हेटेरो एटम हो, मीन ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो कि पोलर हो। तो हमारे पोलर फंक्शनल ग्रुप को ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा। आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो पोलर हो, ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरे ये है कि पोलर होगा तो लाजमी सी बात है उसकी डाईपोल मूवमेंट भी होगी। तो ये सबसे पहली यही बात है कि हेटेरो एटम उस फंक्शनल ग्रुप में मौजूद हो, मतलब वो पोलर हो, ठीक है, जैसे ये OH हो सकता है। और दूसरा ये कि पोलर होगा तो जाहिर सी बात है उसकी डाईपोल मूवमेंट जो है वो भी होगी। तो ये कंडीशन है कि हम फंक्शनल ग्रुप में ये जो चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अब पोलैरिटी और डाईपोल मूवमेंट जो है इसका क्या एडवांटेज होगा, जैसे ही हम अपने गिवन सैंपल, जैसे ये हमारा सैंपल है, इसके ऊपर IR लाइट जो है वो थ्रो करवाएंगे तो हमने पीछे ही देखा कि IR रेडिएशन या सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके दो कंपोनेंट हैं, उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उनकी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब हम IR रेडिएशन को अपने गिवन सैंपल के ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे, थ्रो करवाएंगे, तो IR रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो हमारे सैंपल का जो डाईपोल मूवमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और डाईपोल मूवमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जब ये इंटरेक्ट करेंगे तब भी हमारा ये गिवन सैंपल जो है ये इस IR लाइट को ऑब्जर्व करने के काबिल होगा। अगर आपका ऐसा सैंपल है जिसके अंदर जैसे ये H और H है जो कि है ही नॉन पोलर, जिसकी कोई डाईपोल मूवमेंट ही नहीं है, जब इसकी डाईपोल मूवमेंट नहीं है तो IR रेडिएशन का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। जब इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ये आपका कंपोनेंट जो है वो IR रेडिएशन को ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। तो IR रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए लाजमी है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो कि जिसमें हेटेरो एटम मौजूद हो, मीन जो कि पोलर हो, और जब वो पोलर होगा तो उसके अंदर डाईपोल मूवमेंट क्रिएट होगा और उसका डाईपोल मूवमेंट की वजह से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन का IR लाइट जो है उसके ऊपर थ्रो करवाएंगे तो IR का इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इसके रिजल्ट में आपका ये कंपाउंड जो है वो लाइट को ऑब्जर्व करने के जो है वो कैपेबल होगा।
अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम ये चीज़ हमें पता है कि हर बॉन्ड जो है हर एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, एक हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और एक हमारे पास जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन है। अब हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपाउंड लाइट को ऑब्जर्व करते किस तरह के हैं और कौन सी लाइट ऑब्जर्व करते हैं, किस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की लाइट ऑब्जर्व करते हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमने स्टडी करना है। तो वाइब्रेशन को यहाँ पे हमने देखना है, हर बॉन्ड जो है वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है और दो हमारी वाइब्रेशन है, एक स्ट्रेचिंग है और एक हमारी बेंडिंग वाइब्रेशन है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आगे दो तरह की है, सिमेट्रिकल होती है और एसिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिकल वो वाइब्रेशन है जिसमें दोनों बॉन्ड सेम साइड के ऊपर जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और एसिमेट्रिक वो वाइब्रेशन है जिसके अंदर जो है वो एक बॉन्ड अपवर्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और दूसरा बॉन्ड जो है वो डाउनवर्ड वाइब्रेट कर रहा है। जी बिल्कुल उसी तरह के आपका स्प्रिंग जो है एक ऊपर जा रहा है और एक स्प्रिंग को आप नीचे जो है वो बेंड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती हैं। इस तरह हमारे पास सेकंड जो टाइप है उसको हम बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन भी 4 टाइप है, सीजरिंग है, रॉकिंग है, ट्विस्टिंग है और इस तरह हमारे पास जो है वो वैगिंग है। जो सीजरिंग और रॉकिंग है वो प्लेन के अंदर हो रही हैं, मीन आपके दोनों बॉन्ड एक दूसरे की तरफ ही जो है वो बेंड होके आ रहे हैं, इस तरह की वाइब्रेशन को आप बेंडिंग कहते हैं। रॉकिंग है कि दोनों अपोजिट वे में जो है ना सेम वे में जो है वो बेंड हो रहे हैं, दोनों सेम साइड पे बेंड हो रहे हैं, ये इसमें रॉकिंग होती है। ट्विस्टिंग जो है ये और वैगिंग जो है ये आउट ऑफ द प्लेन होती है। ट्विस्टिंग में अगर आप देखें तो एक बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है ट्विस्ट होके, मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और एक पीछे जा रहा है, इनवर्ड द प्लेन जो है वो जा रहा है। और वैगिंग जो है इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, या तो वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं या इनवर्ड प्लेन जो है वो जा रहे हैं, दोनों या तो हमारी तरफ आ रहे हैं या आप समझे कि दोनों जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। ये हर बॉन्ड जो है ये डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन जो है वो लाजमी शो कर रहा होता है और हर वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर हो रही होती है। तो पीछे जैसे ही हमने देखा कि सैंपल अगर हमारा पोलर होगा उसकी डाइपोल मूवमेंट होगी, तो वो हमारे IR के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब इंटरेक्शन करने के बाद क्या होगा कि हम उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप था जैसे OH था, तो वो उसकी वाइब्रेशन हो रही होंगी, उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही होंगी, इसकी डिफरेंट बेंडिंग वाइब्रेशन, तो वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर हो रही होंगी। जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये हमारे OH की वाइब्रेशंस हो रही होंगी, अगर IR रेडिएशन की वही फ्रिक्वेंसी जो है इसके साथ मैच करेगी, जैसे हमने पीछे देखा था कि IR की फ्रिक्वेंसी जो है 2.5 से 16 माइक्रोमीटर, ये इसकी सारी फ्रिक्वेंसी है। तो सपोज करें OH की वाइब्रेशन जो है ये भी कहीं पे हो रही है कि 8 पे ये हो रही है, तो ये इसकी सिर्फ 8 वाली फ्रिक्वेंसी इसके 8 वाली के साथ जब मैच करेगी, तो ये सिर्फ इस पूरे IR में से ये जो इतनी रेंज थी इसमें से सिर्फ 8 की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि OH ने सिर्फ एक स्पेसिफिक हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसने एक स्पेसिफिक लाइट ऑब्जर्व की है। तो इस तरह हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था और उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेशन हो रही थी, और जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो वाइब्रेट कर रहा था वही स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जब IR की उसके साथ मैच की है, तो IR का पूरा जो रीजन था, जैसे उसका वेव नंबर अगर हम देखें तो 4000 से 625 तक का उसका रीजन था, तो इसने 32 वाले रीजन जो है ये इसके साथ मैच किया, तो इसने सिर्फ ये 32 वाला रीजन ऑब्जर्व किया, बाकी सारा का सारा ये रीजन जो है ये इमिट कर दिया है। तो वो 32 पे ऑब्जर्व करता है, तो इस तरह हम इसको कंफर्म करेंगे कि कंपाउंड के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी हेल्प से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कंपाउंड के अंदर जो है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा सा जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और उसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है उसका नाम क्या है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ द सोर्स, कि इसमें हम IR लाइट का कोई भी सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं, ये ऐसा कोई सोर्स जो IR लाइट प्रोवाइड कर सकता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, और जो IR लाइट जहाँ से आ रही होती है वो मोनोक्रोमेटर के ऊपर फॉल करती है। मोनोक्रोमेटर आपका सिंपल प्रिज्म भी हो सकता है, तो जब इसके ऊपर फॉल करती है तो ये लाइट को उसकी डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर जो है वो चेंज कर देता है, उनकी हर वेवलेंथ जो है उसको हर पार्ट जो है उसको सेपरेट आउट कर देता है। मोनोक्रोमेटर के बाद थर्ड इसका जो पार्ट होता है वो सैम्पल चैम्बर होता है, यहाँ पे हमने अपना सैंपल रखा होता है, जो भी आपका कंपाउंड है उसको हमने सोल्यूशन बना के उसको इस सैंपल चैम्बर के अंदर जो है ट्यूब के अंदर जो है वो रखा होता है। उसके बाद डिटेक्टर होता है जो कि रिज़ल्ट को डिटेक्ट करता है। फिर हमारा सिस्टम होता है या जिसको हम रिकॉर्डर जो है वो कहते हैं, या इससे पहले एम्पलीफायर भी लगा होता है जो कि आपके रिज़ल्ट को थोड़ा सा जो है वो इन्हांस करता है। फिर आपका सिस्टम होता है जो कि रिज़ल्ट को प्रोसेस करता है या जिसे हम रिकॉर्डर भी कहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि